हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आपका स्वागत करता हूं मैं सीयूईटी की लेक्चर की प्लेलिस्ट में, जिसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 और जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। यूनिट नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। इस यूनिट में हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जिसमें विद्युत धारा के बारे में हो। और एक बात और, ये जो विद्युत धारा है वो दिष्ट धारा होती है। धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ये जो चैप्टर है हम बात करेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ दिष्ट धारा की बात करेंगे, जो कि एक नया चैप्टर आएगा। एक नए यूनिट में आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो जो दिष्ट धारा है वो क्या होती है, उसके जो फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार बनते हैं, किसी भी चालक में धारा कैसे प्रवाहित होती है, और सेल क्या होते हैं, और फिर हम किसी भी परिपथ में धारा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध में कैसे उत्पन्न होता है, वो सभी बातें हम इस यूनिट में करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानें कि विद्युत धारा क्या होती है, तो धारा की परिभाषा हम जानते हैं कि विद्युत धारा का अर्थ है, विद्युत धारा यानी आवेशों के प्रवाह की दर। रेट ऑफ चार्ज फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q/T। ये किसी समय अंतराल में बहने वाला कुल आवेश है, इसलिए औसत धारा होती है। और अगर मैं कहूँ किसी क्षण पर आवेश अगर dq है और वह dt समय में परिवर्तित हो रहा है, तो I इज इक्वल टू dq/dt। I यहाँ पर करंट को शो कर रहा है। ये मान तात्क्षणिक मान कहलाता है और ये उसका औसत मान है। धारा के अगर मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक जो है, ऐसा ही मात्रक वो होता है एम्पियर, और यह एक मूलभूत राशि है। यानी कि इसका विमीय सूत्र भी कितना होता है, m0L0T0A1 होता है। और अगर मैं बात करूं कि विद्युत धारा कैसी राशि होती है, तो यह एक अदिश राशि होती है। इसकी दिशा नहीं होती है। हम अक्सर सुनते हैं कि तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक और दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक धारा आ रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उसकी दिशा दर्शाता है। बेसिकली इस दिशा के अदिश होने का, धारा के अदिश होने का अर्थ ये है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स दिशा रहती है। अब चूंकि ये अदिश है और इसके पास दिशा भी होती है, फिर भी यह अदिश राशि किस प्रकार है, दिशा होते हुए भी अदिश राशि कैसे है, तो इसका जवाब ये है कि यह सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिशों के योग नियम का अर्थ क्या हो गया कि सदिश, जैसे हम किसी भी दो सदिशों को, एक बल इधर लग रहा है F1 और दूसरा बल इधर लग रहा है F2, और ये दोनों 30 डिग्री कोण पर है, तो इन दोनों का योग जो हम करते हैं वो दोनों का सदिश योग से होता है। और इसका परिमाण जो है वो किस प्रकार होता है, F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। लेकिन धारा के केस में ऐसा नहीं होता है। विद्युत धारा अगर किसी तार में प्रवाहित हो रही है और अगर यहाँ से यहाँ धारा जा रही है, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ 2 एम्पीयर धारा आई और यहाँ से अगर 3 एम्पीयर धारा आती है, तो यहाँ से टोटल 5 एम्पीयर धारा ही निकलेगी। यानी हम इन्हें बीजगणितीय रूप से जोड़ते हैं। इसलिए ये जो राशि है वो कैसी है, अदिश राशि है। हालांकि इसके पास दिशा होती है, लेकिन ये सदिशों की तरह जुड़ती नहीं है, इन्हें हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसलिए यह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका मात्रक एम्पीयर होता है और इसका विमीय सूत्र में हम A1 सीधा लगाते हैं और Q/T इसका औसत मान हो गया, और dQ/dt यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, धारा का मान मिल जाता है। बेसिकली यह आवेशों के प्रवाह की दर है। यहाँ से अगर मुझे आवेश का मान ज्ञात करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dq = I × dt हो जाता है। और किसी समय अंतराल के लिए इसका टोटल मान कितना हो जाएगा, ∫of I × dt। कहाँ से कहाँ तक, t = t1 से लेकर
2 तक किसी समय अंतराल के लिए अगर मुझे प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करना हो तो भी मैं मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें धारा घनत्व की। धारा घनत्व, तो देखिए धारा का जो कंसेप्ट है वो हम किसी एक चालक के लिए लेते हैं। तो चालक तार में अगर मैं बात करूं तो किसी भी चालक तार में उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से, यानी कि मैं अगर एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मानता हूं यहाँ पर, तो इसमें से कुल प्रवाहित धारा का जो मान है वो उसका धारा घनत्व कहलाता है। तो J=I/A होता है और J यहाँ पर धारा घनत्व कहलाता है और यह एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसका मान धारा की दिशा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निर्गत मान पर निर्भर करती है। अगर धारा यहाँ से इस तरफ जा रही है और हम इसकी दिशा ये लेते हैं, जैसे किसी भी पृष्ठ के लिए हम उसका क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, तो यहाँ पर अगर धारा दोनों एक साथ है और अगर विपरीत है तो यहाँ पे दिशा इस धारा घनत्व की दिशा बन जाती है। तो J क्या हो जाएगा? I/A हो जाता है। और अगर मैं कहूँ यहाँ से कि इसका जो मान है इसका मात्रक कितना हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा एम्पीयर/मीटर स्क्वायर और वी में सूत्र कितना हो जाएगा? m0L-2TA-1। तो ये धारा घनत्व का क्या है? वी में सूत्र है। यहाँ से अगर मुझे धारा घनत्व, धारा का मान ज्ञात करना होगा तो वो कितना हो जाता है? J कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा तभी हमें एक अदिश राशि देखने को मिलती है। J यहाँ पर क्या कहलाता है? उसका धारा घनत्व कहलाता है, जो कि किसी भी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निर्गत कुल धारा का मान होता है और यह एक सदिश राशि होती है। अब अगर मैं धारा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो धारा के लिए हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धारा जो है चालक में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। और दूसरी बात यह है कि धारा का प्रवाह हमेशा, धारा का प्रवाह या आवेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। यानी कि यह धारा की दिशा को भी दर्शाता है। जिस साइड उच्च विभव है उस विभव से दूसरे विभव की ओर जाती है धारा, जहां पर निम्न विभव होता है। तीसरी बात यह है कि कोई भी एक चालक धारावाही तार सदैव उदासीन होता है। इस बात को ध्यान रखना कि जो भी तार है, जो भी वायर है, कोई भी चालक पदार्थ है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी परमाणु के रहते हैं। जितने उसके अंदर प्रोटॉन है उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जितना उसके पास धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। ओवरऑल वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो वैद्युत उदासीन वो सदैव रहते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का अन्य आवेश नहीं होता है। धारा का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों के बहाव की वजह से उत्पन्न होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट है वो हमें याद रखने होंगे। और धारा घनत्व का भी हमें पता है कि J क्या होता है? I/A होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास यदि एक धात्विक चालक हो तो उसके अंदर जो धारा बहती है उसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार वैद्युत आवेशों का प्रवाह होता है, तो उन सभी बातों का हम अभी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धात्विक चालक में आवेशों का प्रवाह। तो अगर मैं बात करूं कि हम अगर एक चालक तार लेते हैं, एक चालक वायर लेते हैं जिसका एरिया अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है वो A है और उसकी लंबाई जो है वो L है। तो मैंने एक L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का एक धात्विक टुकड़ा लिया है तार का। अब हमें पता है कि जो धातुएं होती है उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनके अंदर जो धारा बहती है वो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि क्या किसी रूम में रखे तार के अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं?
क्योंकि आवेशों के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है, लेकिन अगर एक वायर रखा हुआ है तो उसके अंदर धारा उत्पन्न नहीं होती और फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये दरअसल होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो गति करते हैं, इनके पास अभी तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब ये जो इनकी गति है वो होती है यादृच्छिक गति, जिसे हम कहते हैं जिगजैग मोशन। इसका अर्थ यह है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये इधर, ये आपस में टकराते हुए इस प्रकार चलते रहते हैं। अब इस गति के कारण क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चलता है यहाँ तक जाता है और यहाँ से टकरा कर फिर दूसरी जगह जाता है, तो इनके मध्य में मुक्त पथ होता है जहाँ पर ये टक्कर नहीं कर रहे होते हैं। इन मुक्त पथों को हम कहते हैं लैम्डा। और अगर टोटल इनके मुक्त पथ में ज्ञात करूँ तो उसे हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। लैम्डा का टोटल माध्य हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि इनके इलेक्ट्रॉनों के पास अगर ऊर्जा है और ये गति भी कर रहे हैं तो इनके पास कुछ वेग भी रहा होगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों का यदि हम औसत वेग ज्ञात करते हैं, औसत वेग, तो वो क्या हो जाएगा कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन का मैं कह दूं u1 है प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2 है प्लस u3 है। इस प्रकार में सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो जोड़ देता हूं, अपॉन किसका भाग लगा दूंगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर ये जो वेग है वो सदिश रूप में हम जोड़ेंगे, क्योंकि वेग सदिश राशि है। तो u1 अगर इस दिशा में है तो u2 किसी और दिशा में होगा, u3। इस प्रकार इन सभी वेगों का औसत मान हमें 0 मिलता है। औसत वेग कितना आ गया, 0 आ गया। इस कारण धारा नहीं बहती है, क्योंकि इनका ओवरऑल वेग अभी भी क्या है, 0 है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, उसकी वजह से जो धारा ये इलेक्ट्रॉन बना रहे थे उसकी विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन धारा बना रहे हैं, तो ओवरऑल धारा का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि इनका औसत वेग क्या होता है, 0 होता है। तो धारा बहेगी कैसे, बात यह है, धारा तब बहती है जब सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में गतिमान हो और किसी एक वेग के साथ गतिमान हो। अब यदि ये गति करेंगे कैसे, यदि मैं इस वायर पर विभवांतर लगा देता हूं, वायर के दोनों एंड पर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, यानी इसे मैंने किसी एक सेल के साथ जोड़ दिया। ठीक है, सेल के साथ जोड़ने से क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से पॉजिटिव, और यहाँ पर धनावेश आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। अब इस ऋणावेश के प्रभाव से ये इलेक्ट्रॉन सभी इस दिशा में गति करेंगे, किसी एक दिशा में गति करेंगे। एक दिशा में गति होने से इनका जो औसत वेग है वो 0 नहीं होगा, और जो वेग हमें औसत वेग प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अपवाह वेग या फिर अपवहन वेग। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, अपवाह वेग। तो अपवहन वेग, अपवहन वेग या फिर अपवाह वेग, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि यह एक औसत वेग होता है जिस वेग से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो उनका औसत मान हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं, वीडी। तो ये होता किस वजह से है, अगर हम एक तार लेते हैं और उस तार के सिरों पर विभवांतर V लगाते हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या हो गए हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस साइड क्या लगेगा, एक बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस पूरे वायर में है और इस क्षेत्र के अंदर एक ऋणावेश रखा है, तो इस पर इस दिशा में बल लगेगा। कितना बल लग जाएगा, F = QE लग जाएगा। तो बल का मान कितना हो गया, Q × E, जो कि हो गया E आवेश का मान इंटू क्या हो गया, E हो गया है। अब यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर इसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं F = ma होता है E × E, और A जो त्वरण है वो हो गया E/m, और ये द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, इंटू कितना हो गया, E हो गया है। ये इसका त्वरण आ गया। अच्छा, हमें त्वरण क्यों चाहिए, त्वरण इसलिए चाहिए क्योंकि पहले जब हम विभवांतर नहीं लगाते हैं, जब विभवांतर 0 होता है तब उसका औसत वेग कितना आता है, 0। जब विभवांतर 0 नहीं हो तब हमें वेग ज्ञात करना है, जो कि क्या है, उसका अपवहन वेग है।
तो अब हमें पहला इनिशियल वेग हमें मिल गया, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, बाद में वेग कितना होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। अब अगर मैं कहूं कि गति के समीकरण से, गति की समीकरण से हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी होता है। v यहाँ पे ये वेग रहेगा जो फाइनल वेग हमें चाहिए v डी यू डी, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, प्लस में a की अगर मैं बात करूँ तो त्वरण का परिणाम कितना आएगा e इंटू ई अपॉन कितना हो गया एम ई, और इनटू में क्या है समय, समय यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक गति करने में कितना समय लगेगा, ये समय होता है ओवरऑल इनका औसत वेग जिसे हम कहते हैं विश्रांति काल। ये विश्रांति काल कौन सा होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से, जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना होगा तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, फिर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन टकराएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो इनको काफ़ी छोटे छोटे समय अंतराल लगने वाले हैं, और इन सभी समय अंतरालों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें एक औसत समय मिलता है जिसे हम कहते हैं विश्रांति काल। यहाँ पे औसत वेग लग गया, ये औसत वेग 0 हो गया, ये त्वरण हमें मिल गया, तो ये समय औसत हो जाएगा जिसका मान कितना हो जाता है टाउ हो जाता है। तो वी डी का मान कितना जाता है ई टाउ इंटू ई अपॉन एम ई, और यही है इसका अपवहन वेग। अगर मैं सदिश तौर पे कहूँ तो वी डी का जो मान है वो कितना होगा माइनस ई इंटू टाउ अपॉन एम ई, और ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो वेग है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। यहां से हमें ये बात पता चलती है। अच्छा, अगर L लंबाई का तार है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और इसके अंदर हमने विभवांतर लगाया था V, तो E और V में संबंध क्या मिल जाएगा हमें, E इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है माइनस डेल V अपॉन डेल R होता है। R यहाँ पे लेंथ L है, और E के सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा V अपॉन L हो जाएगा। इस E के मान में अगर मैं ये मान रख दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई टाउ V अपॉन M इंटू L मिल जाएगा, और ये है अपवहन वेग का विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध, और ये है अपवहन वेग का विभवांतर के साथ संबंध। तो हमने बस एक चालक तार पर विभवांतर लगाया, उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और उसके अंदर रखे इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा, और बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न हुआ, और उस त्वरण ने उसे एक वेग दिया जिसे हम क्या कहते हैं अपवहन वेग कहते हैं। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे अगर हमने विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध दे दिया है, विभव के साथ संबंध दे दिया है, तो क्या धारा के साथ संबंध मिलेगा। हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली चाहिए धारा, कि भाई कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और कितनी धारा उत्पन्न हो रही है, तो वो हम बात करते हैं अब अपवहन वेग तथा धारा के साथ संबंध। तो नेक्स्ट है अपवहन वेग तथा धारा, अपवहन वेग तथा धारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक चालक तार लेते हैं जिसकी लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, और मैं इसे एक सेल से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कुंजी लगा दी है, और जैसे मैं कुंजी को बंद करूँगा तो यहाँ एक I धारा प्रवाहित होती है इस परिपथ में, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें पता है कि धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है प्रवाहित आवेश बटा कुल समय। अगर हमें टोटल धारा चाहिए यहाँ पर, तो कुल प्रवाहित आवेश बटा कुल क्या चाहिए समय चाहिए। यहाँ पर आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू E। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने माना कि कितनी है कैपिटल N है, तो ये N इंटू E हो जाएगा। अब हमें N का मान चाहिए। N के मान के लिए देखिए, अगर हमें कोई भी चालक तार दे रखा है तो उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व हमें अवश्य दे रखा होगा। इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व क्या होता है, स्मॉल n इज कुछ होता है कैपिटल N अपॉन
आयतन वॉल्यूम। यानी कि एकांक आयतन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है। यहाँ से अगर मैं n का मान याद करना चाहूँ, संख्या चाहिए मुझे, तो एकांक जो आवेश घनत्व है उसे मैं गुणा कर दूंगा उसके आयतन के साथ। यहाँ आयतन कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, इसका पूरा वॉल्यूम हो गया, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया n इंटू ए इंटू एल। यहाँ अगर मैं इसका मान रखूँ तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, n a इंटू एल, और इंटू कितना हो गया, e हो गया। इतना आवेश प्रवाहित होगा, टोटल आवेश हो गया इसके अंदर। अब प्रवाहित यानी समय, तो मैं अगर समय की बात करूँ तो इन इलेक्ट्रॉनों को, इन आवेशों को इस पूरे चालक तार में प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा वो है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से गतिशील है, ये vd अपवहन वेग से गतिशील है। l लंबाई का जो हमने l5 लिया उसे तय करना होगा, तो कितनी दूरी तय करनी होगी, इन्हें l दूरी तय करनी होगी, तो समय कितना लगेगा, हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो गया, l अपॉन vd। अब मैं अगर इस समीकरण 1 में इसका मान रख देता हूँ तो I बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान मैंने रख दिया n इंटू ए, L इंटू ई, अपॉन कितना हो जाएगा, T का मान हो जाएगा L इंटू vd। L से L कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से vd का जो मान है वो आ गया I अपॉन n e a, या फिर मैं कह सकता हूँ कि I इज इक्वल टू वी एन ई ए। ये संबंध हमें मिल जाता है अपवहन वेग तथा धारा में। तो अगर हमें बाकी सब चीज़ें दे रखी है, एरिया पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व चाहिए और अपवहन वेग अगर मान पता हो तो हम वहाँ पर धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें धारा का मान मिल जाता है और वीडी का मान कितना आएगा, आई अपॉन एन ई। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं, इनके अलग अलग न्यूमेरिकल्स दे दी जाएंगे, इनका मान दे दिया, इस आई पूछ लिया, वीडी पूछ लिया, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ई में और वी में भी हमें समझ पता है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा, ई टाउ इंटू ई अपॉन एम, पहला संबंध, और दूसरा हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई टाउ वी अपॉन एम इंटू एल। तो ये तीन मुख्य संबंध जो है वो अपवहन वेग से हमें मिल जाते हैं। और अपवहन वेग क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग जिस वेग से वो किसी भी चालक के अंदर गतिशील होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गतिशीलता की। गतिशीलता, तो बात करें अगर गतिशीलता की, गतिशीलता क्या होती है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाता है तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत क्षेत्र के कारण उसके अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है और उस बल के कारण उनके अंदर एक गति उत्पन्न हो जाती है और उस गति का औसत वेग अपवहन वेग होता है। अगर मैं विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा दूं तो अपवहन वेग का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो अपवहन वेग है वो समानुपाती होता है किसके, विद्युत क्षेत्र के। अब यहाँ से अगर विद्युत क्षेत्र और इनके समानुपाती चिन्ह हटाऊं तो मुझे एक कांस्टेंट मिलता है जो कि होता है माइनस म्यू इंटू ई। ये म्यू जो है वो कहलाती है गतिशीलता और यहाँ माइनस साइन ये बता रहा है कि जो अपवहन वेग है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो म्यू का अगर मैं परिमाण की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई हो जाएगा। और अगर यहाँ वी डी का मैं मान रखता हूँ ई टाउ इंटू ई अपॉन एम, अपॉन हो जाएगा ई, यानी कि यहाँ से मान आ जाता है ई टाउ अपॉन एम। और ये सभी अदिश राशि है, इसलिए म्यू कैसी राशि हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। और इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी चालक तार का अपवहन वेग ही उसकी गतिशीलता कहलाती है। तो किसी भी तार की अगर हमें गतिशीलता जाननी हो तो हमें उसका अपवहन वेग ज्ञात करना पड़ेगा जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन प्रति कूलम हो। अब अगर मैं यहाँ से इसका मात्रक ज्ञात करूँ तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा वेग का मीटर प्रति सेकंड अपॉन न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा, कूलम। तो एक तो हो गया ये, या फिर हो सकता है कि मीटर अपॉन सेकंड वोल्ट अपॉन मीटर जो कि हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसके अगर मैं वीमा सूत्र ज्ञात करूं तो वीमा सूत्र इसका आ जाता है m-1
L2T0A1। ये विमीय सूत्र हमें इसका मिल जाता है, जो कि किसका है, गतिशीलता का है। अब ये जो गतिशीलता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आवेश और विश्रांति काल और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी कि म्यू का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति तथा ताप पर इसका निर्भर जरूर करती है, ये ताप का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो गतिशीलता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और तापमान पर निर्भर करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अगर हम रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना वेग आता है उसकी गतिशीलता हमें मिल जाती है। तो किसी भी चालक तार का अगर अपवहन वेग का मान ज़्यादा है तो उसकी गतिशीलता भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहती है। यहाँ से हमने एक बात करी थी कि हम एक अगर धारा और अपवहन वेग में संबंध देखें तो हमें पता है कि V = I/NEA, हमने ये संबंध ज्ञात किया था, और I = कितना हो जाएगा, VDNE/A। अब देखिए यहाँ से अगर धारा नियत हो, धारा नियत हो तो VD/A/E/N ये भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। E का मान वैसे भी नियत है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व भी नियत हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि V/A भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हमने 11th क्लास में बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा था, बर्नौली के प्रमेय सातत्य का जो नियम है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी अनुप्रस्थ काट A पर वेग V है तो अनुप्रस्थ काट 2 पर वेग कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यदि V/A नियत है तो अगर एरिया को कम किया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से गतिशील होंगे, लेकिन धारा का मान समान रहेगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि धारा का मान तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते अगर एक ही तार है उसको पतला किया है हमने, फिर उसको अगर मोटा कर दिया गया है तो उसके अंदर धारा का परिवर्तन हो गया होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अगर एरिया बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन धीमी गति से गतिशील होंगे, लेकिन धारा का मान नियत ही रहता है। अब विद्युत धारा के जो यूनिट है उसमें अगला जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम का नियम। ओम के नियम में हमें पता है कि ओम ने क्या कहा था कि यदि किसी तार की बाह्य अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो उसके अंदर प्रवाहित जो धारा है वो उसके विभवांतर पर निर्भर करती है। और अगर हम वहाँ से उसका मान ज्ञात करें तो हमें V समानुपाती मिलता है I के, और अगर समानुपाती हटाए तो V = होता है R/I, और ये R एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। V यहाँ पे विभवांतर है और I यहाँ पे विद्युत धारा है, जो कि ओम का नियम है। अगर यहाँ से धारा बढ़ाई जाए तो V भी बढ़ता है, यानी कि V और I में अगर मैं ग्राफ देखूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यहाँ स्ट्रेट लाइन जो R है वो इसका थीटा हो जाएगा अगर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अगर किसी तार के लिए θ1 है और ये एक θ2 है तो ये R1 है, ये R2 है, तो जिसकी ढाल ज़्यादा होगी उसका tan θ2 भी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि R2 भी ग्रेटर देन होगा किससे, R1 से। ये R बेसिकली यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, प्रतिरोध दर्शा रहा है। प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस पे उत्पन्न बाधा उसकी प्रतिरोध कहलाता है, ये ओम ने कहा था। और अगर हम यहाँ से बात करें कि ये जो R है उसका मान किस बात पर निर्भर करता है, तो R होता है R = ρL/A। L यहाँ पे चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई, A यहाँ पे चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और रो होती है यहाँ पर प्रतिरोधकता।
और ये जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो यदि किसी भी तार की अगर मैं लंबाई बढ़ा दूं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। अगर पदार्थ समान है तो आर का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, रो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आर क्या है, उसका प्रतिरोध होता है। इस आर का मात्रक क्या होता है, इस आर का मात्रक होता है ओम, जिसे हम ओम से दर्शाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ अगर इस किसी भी वायर को अगर लेंथ दुगुनी कर दी जाए, जैसे यहाँ से एक सवाल बनता है, काफ़ी कॉमन सवाल है कि किसी तार को खींचकर n गुना लंबा कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि n गुना करने से यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि n इंटू एल हो जाएगा और ये प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, n गुना। नहीं, जो नया प्रतिरोध होगा वो होता है n स्क्वायर गुना। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। इसके डेरिवेशन इस प्रकार होता है कि जब हम तार को खींचते हैं तब उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कम होता है और उन दोनों का आयतन बराबर होता है। आयतन को बराबर रख के हम ये डेरिवेशन करते हैं। डायरेक्ट याद रखना, n स्क्वायर अगर दुगुना खींच के दुगुना किया है तो कितना हो जाएगा, 4 गुना उसका प्रतिरोध हो जाता है। अब ओम के नियम से हमें कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती है। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है, R इज रो एल अपॉन ए, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकत्व, जिसे हम कहते हैं कैपिटल G, और कैपिटल G होता है 1 अपॉन R, यानी कि ओम इनवर्स। इसे हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। यहाँ से हमने एक परिभाषा और देखी जो कि है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ की वह क्षमता जिससे वह उसके अंदर प्रवाहित धारा में बाधा उत्पन्न कर सके, उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। रो बराबर यहाँ से हम देखें तो R इंटू ए अपॉन एल, यानी इसका मात्रक कितना हो जाता है, ओम इंटू मीटर। और इस प्रतिरोधकता का उल्टे होता है चालकता, जिसे हम कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन रो, या फिर रो बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन सिग्मा। अब हम अलग से डिटेल में बात करते हैं किसकी, प्रतिरोधकता की, कि भाई प्रतिरोधकता है क्या। उसका मात्रक हमने जान लिया ओम इंटू मीटर है। उसकी निर्भरता किस किस बात पर निर्भर करती है, तो हम हेडिंग डालते हैं नहीं, वो है प्रतिरोधकता। तो देखिए प्रतिरोधकता रो, अगर हम इस सूत्र से बात करें तो ये हो गया R इंटू ए अपॉन एल, और इसका मात्रक कितना होता है, ओम इंटू मीटर होता है। अगर मैं यहाँ से इसके R का मान रख दूँ, हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, और R बराबर क्या हो गया, V अपॉन आई। R बराबर क्या हो गया, V अपॉन आई। इस R का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो रो बराबर R का मान में रख दिया V A अपॉन आई इंटू क्या हो गया, एल। अच्छा, आई का मान हमें पता है, जो धारा है वो अपवहन वेग में संबंधित होती है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा कि V इंटू ए अपॉन आई का मान क्या होता है, वी डी इंटू ई एन ए इंटू क्या हो गया, एल। अच्छा, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे रो का मान क्या हो गया, V अपॉन वी डी इंटू ई एन एल। हमें पता है कि Vd का मान विभवांतर के साथ संबंध क्या होता है, Vd इज इक्वल टू होता है ई टाउ V अपॉन एम इंटू एल। अगर मैं Vd का मान यहाँ पे रख देता हूँ तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन ई इंटू टाउ इंटू V, और अपॉन में क्या हो गया, m इंटू एल इंटू कितना हो गया, n इंटू एल। एल से एल कैंसिल आउट हो गया और V से V कैंसिल आउट हो गया। रो का मान यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ई एक और था, यहाँ पर एक ई ओ हो गया, तो इसका मान हो गया, ये m ऊपर गया तो m अपॉन कितना हो गया, ये n, ये e और ई स्क्वायर इंटू कितना हो गया, टाउ। तो रो इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। इस किसी भी तार की क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है, और इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर।
और यह निर्भर किन किन बातों पर करती है? यह निर्भर सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करती है। तो रो का मान हमें मिल गया, रो इज इक्वल टू m/n/e² टाउ। अगर मैं सिग्मा पूछूं, चालकता का मान पूछूं, तो हमें पता है कि वो होता है 1/रो, यानी यहाँ से मान मिल जाता है ne² टाउ/m। ये किसी भी तार की चालकता होती है। और r इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ r इज होता है रो l/a, तो r का मान कितना हो जाएगा? r हो जाएगा m/ne² टाउ इंटू l/a हो जाएगा। और चालकत्व की बात करूं g, तो वो हो जाएगा ne² टाउ a/ml, जो कि किसके बराबर होता है? 1/r के बराबर होता है। यहाँ से हमें इनके मान मिल जाते हैं। अलग अलग परिभाषा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि ओम के नियम से प्राप्त हुई है। अब प्रतिरोधकता का जो मान है, ये हमें इलेक्ट्रॉनों के लेवल पर जाकर पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण हमें इतनी प्रतिरोधकता मिलती है, उनके टक्कर के कारण हमें इतना मान मिलता है। तो अलग अलग पदार्थों में हम अगर देखें, जैसे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, अर्धचालक में उससे कम होती है, कुचालक में तो बिल्कुल ही कम होती है, तो उनकी प्रतिरोधकता क्या रहेगी? दूसरी बात, अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या क्या प्रभाव होते हैं? और इस प्रतिरोधकता से हमें ओम का एक नया रूप और देखने को मिलता है, जिसे हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं, जो कि उसका सभी पदार्थों के लिए लागू नियम होता है। तो उसकी हम बात करते हैं। तो अब अगर हम देखें ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति यानी कि वो उत्पन्न हुआ कैसे, ओम ने जो नियम दिया है वो वास्तव में कैसा है, उसका सूक्ष्म रूप क्या है। हमें पता है कि अपवहन वेग जो है वो क्या होता है? I/NEA, ठीक है। और यहाँ से हमें एक संबंध और पता है कि VD इज इक्वल टू कितना होता है? E टाउ V/ml, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को अगर मैं बराबर रख दूं तो I/NEA बराबर E टाउ/ml इंटू कितना हो गया? V। अच्छा, I/A को मैं यहाँ रखता हूँ और N और E को आगे भेज दूँ तो ये कितना हो जाएगा? Ne² टाउ/m, और ये कितना हो गया? V/L। अच्छा, ये क्या है? धारा घनत्व। ये क्या है? सिग्मा। V/L हमें क्या देता है? E का मान। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ये है ओम का नियम। ओम ने ये दिया था कि J इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू E। J यहाँ पर क्या है? धारा घनत्व। तो सिग्मा किसी भी तार का चालकता है, और E क्या है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। यहाँ से अगर इसका वृहद रूप में देखना चाहूँ तो हमें पता है कि J बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू E। और अगर मैं इसे लिखूँ तो I/A बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू E, और E का मान मैं क्या लिख सकता हूँ? V/L। अच्छा, समीकरण को अगर मैं सिग्मा को यहाँ भेज दूँ तो I/ सिग्मा इंटू A बराबर क्या हो गया? V/L। अच्छा, 1/ सिग्मा किसके बराबर होता है? रो के। तो रो I/ क्या हो गया? A बराबर कितना हो गया? V/L। इस L को मैं यहाँ भेज दूँ तो ये हो गया रो L/A बराबर क्या हो गया? V/I। और ये किसका मान है? R का मान है, और V/I हो गया। यहाँ से V इज इक्वल टू IR आ जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो वृहद रूप में ये पैमाना है, और सभी वस्तुओं के लिए ये रूल लागू नहीं होता है। सूक्ष्म पैमाने पर जाकर देखें तब जाकर हमें ये नियम पता चलता है। और यहाँ से ओम का जो नियम है, ओम के जो पदार्थ है वो दो कैटेगरी में बट जाते हैं, ओमीय पदार्थ तथा अनोमीय पदार्थ। तो ओम के नियम ने कहा था कि जो विभवांतर है वो और धारा दोनों रेखीय रूप से संबंधित रहते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला था। काफ़ी कुछ ही पदार्थ ऐसे थे जो इस रूल का फॉलो करते थे, उन्हें हम कहते हैं ओमीय पदार्थ। ओमीय पदार्थ या फिर ओमीय प्रतिरोध। भाई यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करे। और दूसरा होता है अनोमीय पदार्थ या प्रतिरोध। तो ओमीय पदार्थ वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करें। और वो नियम कौन सा है? V इज इक्वल टू IR। यानी इनके लिए सदैव V
और I का जो मान है वो स्ट्रेट लाइन रहता है। और अनोमीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि V और I के बीच अगर ग्राफ खींचे तो वो कुछ क्षण बाद कुछ इस प्रकार हो जाता है। तो ये जो रेंज है, यहाँ तक अगर मैं कहूँ, यहाँ तक हम देख सकते हैं कि धारा के साथ विभवांतर बदल रहा है, रेखीय रूप से बदल रहा है, लेकिन आगे अगर हम देखें तो धारा इतनी ज़्यादा रूप से प्रभावित नहीं हो रही है जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये जो कैटेगरी है वो किसकी होती है? अनोमीय पदार्थ होती है। और यहाँ तक कौन सा है? ओमीय पदार्थ होते हैं। अच्छा, अनोमीय पदार्थों का अगर उदाहरण की मैं बात करूँ तो इनका उदाहरण होता है डायोड में। पीएन संधि जो डायोड होता है, उस डायोड में हम देखते हैं कि जो धारा है वो अग्र बायस में अलग तथा पश्च बायस में हमें अलग देखने को मिलती है। तो ये धारा का मान हो गया और हमें वोल्टेज का मान मिल गया। और ये धारा, ये होता है मिली में मान इसका एम्पीयर और इसका होता है माइक्रो में। तो यहाँ से देखा हो कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे धारा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस प्रकार सतत रूप से नहीं बढ़ता है। और यहाँ पे भी अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा बिल्कुल ही जीरो है, लेकिन फिर एकदम से तीक्ष्ण रूप से धारा आ जाती है। तो ये जो पदार्थ हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए ये पदार्थ कौन से कहलाते हैं? अनओमीय पदार्थ कहलाते हैं। और इन्हें अगर ये प्रतिरोध के बारे में कहे, यानी कि कोई भी तार है अगर उसे ओम के नियम के अनुसार देखें तो वो एक प्रतिरोध है, आर है, और वो जो आर है वो रेखीय होता है ओमीय पदार्थ के लिए, लेकिन अरेखीय रहेगा किसके लिए? डायोड के लिए या फिर अनोमीय पदार्थों के लिए। सीधी धारा और वोल्टेज एक साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें फैक्टर किसका जुड़ता है? वो जुड़ता है टेम्परेचर का। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में जो मान है वो कम या ज़्यादा होता है या प्रतिरोधकता बढ़ती है, उसकी हम बात अब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। हमने जाना था कि प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है, और अगर हमने कोई एक पदार्थ ले लिया है तो उसकी प्रतिरोधकता फिक्स हो गई। अब वो जो निर्भर करेगी वो है तापमान। तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब प्रतिरोधकता भी हम अलग अलग पदार्थों की देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो प्रतिरोधकता है उसमें जो परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, डेल्टा रो, प्रतिरोधकता में परिवर्तन निर्भर करेगा पहले प्रतिरोधकता कितनी है। पहली बात तो ये है, अगर हम प्रतिरोधकता में परिवर्तन देख रहे हैं तो सबसे पहले कितनी है, कहाँ से परिवर्तन स्टार्ट होता है, इस फैक्टर पे वो जरूर डिपेंड करेगी, और रो नोट जो है वो चाहिए होगा। दूसरी चीज़ है कि रो वो निर्भर करेगा डेल्टा टी पर, ताप के अंतर पर। यहाँ से अगर मैं इन दोनों के बीच में संबंध देखना चाहूँ तो डेल्टा रो समानुपाती किसके हो जाएगा? रो नोट डेल्टा टी के। अच्छा, और यहाँ से अगर समानुपाती चिन्ह हटाता हूँ तो मैं डेल्टा रो बराबर आता है अल्फ़ा रो नोट डेल्टा टी। ये अल्फ़ा एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, अल्फ़ा। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा का मान देखूँ तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा रो अपॉन रो नोट डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा रो क्या है? प्रतिरोधकता में परिवर्तन, रो नोट है उसकी मूल प्रतिरोधकता, डेल्टा टी है यहाँ पर तापांतर, और अल्फ़ा है ताप गुणांक। अगर मैं इसका मात्रक देखूँ तो ओम इंटू मीटर अपॉन ओम इंटू मीटर कैंसिल हो गया, और इसका मात्रक क्या जाता है? 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या फिर 1 अपॉन केल्विन। केल्विन इन्वर्स या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स इसका मात्रक होता है अल्फ़ा का। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ इस समीकरण से अगर मैं इसको हल करूँ तो जो परिवर्तन आया है वो किसी ताप की अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर कहूँ कि टी टेम्परेचर पर जो मान है वो कितना था? रो नोट था। अब मैंने टी डैश ले लिया है तो उस पर अगर प्रतिरोधकता रो नोट हो गई है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो डेल्टा रो कितना हो गया? रो नोट माइनस रो बराबर कितना हो जाएगा?
अल्फ़ा और रो नोट टी, टेम्परेचर में परिवर्तन कितना होगा, डेल टी माइनस टी हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसका मान निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, रो नोट प्लस अल्फ़ा रो नोट डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रो नोट को कॉमन लूँ तो समीकरण जो है वो क्या बन जाएगी कि रो नोट इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये समीकरण हमें एग्जैक्ट मान दे देती है। ये प्रतिरोधकता कौन सी है, इस ताप पर है। ये प्रतिरोधकता कौन सी है, इस ताप पर है। और ये सेम रूल लागू होता है प्रतिरोध पर, क्योंकि हमें पता है कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं इन दोनों को नीत रखता हूँ तो R रो अगर बढ़ता है तो R भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से R किसी T टेम्परेचर पर, R मूल टेम्परेचर पर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। तो प्रतिरोध के लिए भी हमें यही मान मिलता है। तो हमें अगर अल्फ़ा पता हो, डेल्टा टी पता हो, आर नोट पता हो तो हम आर टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आर टी पता हो, डेल्टा टी पता हो, अल्फ़ा पता हो तो हम आर नोट भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को दर्शाती है। अब अगर हम बात करें अलग अलग पदार्थों के लिए इनका मान किस प्रकार निर्भर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता, तो सबसे पहले हम लेते हैं धातु, या फिर जिन्हें हम कहते हैं चालक। दूसरा मैं लेता हूं अर्धचालक, या फिर कुचालक भी मैं इन्हीं के साथ रख लेता हूं, दोनों का मान समान रहता है। और फिर मैं लेता हूं मिश्र धातुएं। धातुएं चालक के लिए जो भी रो का मान है वो कितना होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, m का मान तो वही रहेगा, n जो है वो संख्या घनत्व है। किसी भी चालक में n का मान मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते थे उतने हो गए, ए का मान फिक्स है। टाउ क्या है, विश्रांति काल, यानी किन्हीं भी क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला समय। जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो जो समय हो रहा है वो क्या होगा, कम लगेगा, यानी कि टाउ का मान क्या होगा, घटेगा। अगर टाउ घटेगा तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा, यानी कि ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कुछ यूँ रहेगा। शुरुआत में जब T 0 हो तब इनकी प्रतिरोधकता 0 नहीं होती है, इसलिए इनका ग्राफ कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। ये मान हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अर्धचालक और कुचालकों की अगर मैं बात करूं तो रो इज इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो m नियत है, e भी नियत है, विश्रांति काल, दो टक्करों के मध्य समय, n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है। क्या अर्धचालक और कुचालकों में इनके जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, क्या नहीं होते हैं। यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो n का मान बढ़ेगा, हालांकि टाउ भी घटेगा, लेकिन इनका फैक्टर ज़्यादा होगा, संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो ज़्यादा बढ़ेगी तो इनका फैक्टर ज़्यादा रहेगा, तो n बढ़ेगा तो डेफिनेटली रो घटेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता घटती है, किनकी, अर्धचालकों की और कुचालक पदार्थों की। इनका जो मान होता है वो हमें इस प्रकार मिलता है, रो नोट e टू द पावर ई जी अपॉन के टी। ये एनर्जी बैंड गैप है। हालांकि हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं, जब अर्धचालक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो लास्ट यूनिट है उसमें हम अर्धचालकों के बारे में डिटेल में समझते हैं, ये चीज़ है। तो एक्सपोनेंशियली ये क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। टेम्परेचर का मान बढ़ेंगे तो ई का मान घटता रहेगा, यानी कि ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, रो का मान और टी का मान। अगर मैं कहूँ कि टी का मान अगर 0 ले लिया जाए तो कुचालकों में जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर बढ़ाता रहूँ टेम्परेचर तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आते हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं में टेम्परेचर का प्रभाव नगण्य होता है, यानी कि इनके लिए इनका मान लगभग कांस्टेंट रहता है, रो इंटू टी। मिश्र धातुओं में हम मिश्र धातु का इस्तेमाल इसीलिए फ्यूज के बारे में करते हैं या फिर अलग अलग पदार्थों में करते हैं, ताकि उस पर ताप का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ताकि उनके अंदर जो भी हम टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन हो और धारा का मान कम या ज़्यादा नहीं हो। अब अगर मैं इनके लिए अल्फ़ा की बात करूं, अल्फ़ा क्या होता है, डेल्टा रो अपॉन रो नोट डेल्टा टी। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव, ज़्यादा माइनस कम।
रो नोट जो पहले था वही है, रो नोट धनात्मक रहती है, इसका प्रतिरोधक कभी ऋणात्मक नहीं होती। रो इसमें इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये अंतर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी धातुओं के लिए अल्फा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अर्धचालक कुचालकों के लिए अल्फा का मान क्या होगा कि डेल्टा रो घटेगा, यानी कि अगला जो मान है वो कम है, कम है, इसका मतलब डेल्टा रो क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलता है। और यहाँ पे अल्फा अल्प, लेकिन कैसा मिलेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव मिलेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता हल्की सी बढ़ेगी, लेकिन अल्फा बिल्कुल ही ना के बराबर इसका मान हमें मिलता है। तो ये अल्फा के तौर पर भी हमने तीनों पदार्थों की बात यहाँ पर कर ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब हम किसी भी तार के अंदर धारा को अध्ययन करते हैं तो हमने कहा कि हम विभवांतर लगाते हैं। अच्छा, विभवांतर किससे लगाते हैं, विभवांतर लगाने की युक्ति कौन सी है, तो वहाँ से हम पढ़ते हैं सेल को। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल। अब सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि किसी भी तार पर विभवांतर को उत्पन्न करती है। अच्छा, सेल में क्या होता है, सेल में दो रोड होती है और जिन्हें हम विद्युत अपघट्य पदार्थों में डुबा के रखते हैं और वहाँ पर रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने से वह आयनों में टूटता है और एक रोड पर सारे के सारे धनायन इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी रोड पर सारे के सारे ऋणायन इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से दोनों ही टर्मिनल्स के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और उन विभवांतर को हम क्या करते हैं, बाह्य किसी स्रोत के साथ जोड़ देते हैं जो कि क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है, उसे हम सेल कहते हैं। अच्छा, बैटरी क्या है, बहुत सारे सेलों का अगर हम संयोजन कर दें तो वो हमें क्या मिल जाती है, बैटरी मिल जाती है। और सेल को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये कौन सा हो गया है, नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। जब सेल को अगर हम किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई एक बाह्य प्रतिरोध है और उसे हमने क्या कर दिया है, सेल से जोड़ दिया है। तो इसमें धारा प्रवाहित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, प्लस से नेगेटिव की ओर। सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल को अगर मैं बाह्य प्रतिरोध से नहीं जोड़ता हूं तो क्या सेल के अंदर कोई प्रतिरोध नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। सेल में भी प्रतिरोध पाया जाता है। सेल के अंदर जो प्रतिरोध है उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। और यह किसकी वजह से होता है, यह होता है कि जो सेल है उस सेल में एनोड और कैथोड के बीच की जो दूरी है उनमें भी तो आवेशों को चलना पड़ता है और इनमें भी तो टक्कर होगी, तो इन टक्करों की वजह से भी तो यहाँ पे क्या रहेगी, रुकावट रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर अपॉन इलेक्ट्रोडों द्वारा इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में डुबे गए क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो आर का मान उतने कम होगा और आर बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे के एल अपॉन ए। यहाँ के कहलाता है सेल स्थिरांक जो कि विद्युत अपघट्य के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ये आर कहलाता है इसका। अच्छा ठीक है, आर हो गया इसका प्रतिरोध। जब ये विभवांतर उत्पन्न करता है तो कितना विभवांतर उत्पन्न करेगा, उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ईएमएफ। ये हालांकि बल नहीं है, इसका मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है। ये विभव है और इस विभव को हम ई से दर्शाते हैं। ये विभव कौन सा है, तो हम वी किसे लेते हैं, वी में इसमें अंतर क्या है, वी तब आता है जब हम इसे किसी बाह्य टर्मिनल के साथ किसी बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं। अगर किसी सेल को नहीं जोड़ा गया है तो उसके खुद के टर्मिनलों के ऊपर कितना टोटल मैक्सिमम कितना विभव उत्पन्न हुआ है वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसकी परिभाषा देखी जाए तो किसी भी एकांक धनावेश को अगर मैं सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाऊं तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, ये बेसिकली विभव ही है, इसे ई से दर्शाते हैं। अच्छा, ये विभव है तो जो कैपिटल वी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता कैपिटल वी। ये जो भी है वो इसके और प्रतिरोध के कारण कुछ कम हो जाती है। जो खुद का सेल का प्रतिरोध है ये ई मैक्सिमम वो जनरेट कर रही है, लेकिन सेल के प्रतिरोध के कारण उसमें उसे बाह्य जो स्रोत है उसमें वी ही जाती है। तो अगर हम वी ई और आर में संबंध देखें तो अगर इस परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है, सेल का ईएमएफ ई है, बाह्य प्रतिरोध आर है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि V इजिक्वल्स टू ई माइनस क्या होता है, आई आर होता है। ये तब है जब सेल निरावेशित हो रहा हो या फिर हम कह सकते हैं डिस्चार्ज हो रहा हो।
तब क्या होगा, V का मान E से हल्का सा कम होगा। कितना कम होगा, I इंटू R के बराबर होगा। इतनी वोल्टेज जो है वो कौन कंज्यूम कर रहा है, उसका आंतरिक प्रतिरोध कंज्यूम कर रहा है, इसलिए ओवरऑल से कितना हो जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा। अगर सेल चार्ज हो रहा होता है तब क्या होगा, तब V का मान ज़्यादा होगा, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर हो जाएगा। जब सेल चार्ज हो रहा हो, आवेशित हो रहा हो, तब V बराबर क्या होता है, E प्लस आई आर हो जाता है। तब E का मान मैक्सिमम होगा, यानी कि बाहरी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है, तभी तो सेल के अंदर क्या उत्पन्न हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से अगर मैं R का या धारा का मान ज्ञात करना चाहूँ तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E अपॉन आई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये कौन सी धारा है, ये है मैक्सिमम धारा किसी भी सेल से प्रवाहित। अगर सेल का ईएमएफ E है और उसका आंतरिक प्रतिरोध उसे बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो उसका जो धारा होगी, अधिकतम धारा, वो कितनी प्रवाहित होगी, E अपॉन R प्लस R के बराबर हो जाती है। तो सेल से जुड़ी कुछ बेसिक बातें ये है, सेल के अंदर कौन सा विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल हो गया, द्वितीयक सेल हो गया, यानी कि किसी सेल को तो हम एक बार यूज़ कर सकते हैं और बाद में हम दूसरे सेलों को जो होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे बैटरी हो गई। तो वो कई प्रकार उनके होते हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली और इनके मेन फॉर्मूले हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब अगर हमारे पास एक सेल ना हो और काफ़ी सारे सेल हो, यानी कि सेलों का अगर हम संयोजन करें तो क्या होगा, तो पहला है सेलों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं कि सेल को कुछ इस प्रकार जोड़ते हैं, उसका नेगेटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव उसके नेगेटिव टर्मिनल से हमने इस प्रकार इसे जोड़ दिया है, और एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ हमने इसे जोड़ा है, ये R है। और इन सभी सेलों के पास क्या है, इनका आंतरिक प्रतिरोध R भी है। तो इसका मान मैंने कह दिया E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है और ये En तक हमने इसके मान लिए हैं। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये Rn तक इनके मान आ जाते हैं। तो अगर इनके संयोजन से धारा का मान मैं ज्ञात करूँ तो I बराबर क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R टोटल R प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल R। इतना धारा का मान हमें मिलेगा। तो E क्या हो जाएगा, देखो सारी बैटरी लाइन से जुड़ी हुई है, तो इनका मान क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस कहाँ तक, En तक, अपॉन में R प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो सारे के सारे प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहाँ तक, Rn तक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ये मान हमें मिल जाएगा किसका, धारा का। अगर सेल 2 हो और इसका प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध R2, इसका मान E1 और इसका मान E2, ये दोनों अगर समान रूप से जुड़े हुए हों तो I का मान कितना हो जाएगा, I हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा, R। और अगर इस केस में अगर मैं E2 को विपरीत दिशा में जोड़ देता हूँ तब क्या होगा, E2 को विपरीत दिशा में जोड़ दूँ तब देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ हो गया, इसकी धारा यहाँ बहेगी, इसकी धारा यहाँ बहेगी, यानी दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो किसी एक को तुम अगर पॉजिटिव लेते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे E2 को क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव। क्या प्रतिरोध नेगेटिव होगा क्या, नहीं, प्रतिरोध तो जुड़ेगा। प्रतिरोध को अगर सेल को उल्टा किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रतिरोध भी नेगेटिव हो गया हो, प्रतिरोध नेगेटिव होगा नहीं। दो तार जोड़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा ही, चाहे कैसे भी जोड़ दो उन्हें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2-3 तारों को जोड़ रहे हो और प्रतिरोध का मान कम हो जाए, वो तब होगा जब समांतर क्रम में उन्हें जोड़ दें, वो अलग बात है ना। श्रेणी क्रम में तो मान बढ़ेगा ही, तो I का मान हमें यहाँ मिल जाता है। यदि n समान सेल जोड़े गए हो तब धारा का मान कितना होगा, I इज टू एन ई अपॉन R इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा, R। ये इतनी धारा इसके अंदर से प्रवाहित हो जाएगी जब उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। सेकंड हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें अगर हम सेल को इस प्रकार जोड़ देते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध और इन्हें अगर हम किसी बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं, इसका मान E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है,
ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4 और ये कैपिटल R। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा, जो धारा मिलेगी हमें उसका मान हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, कहाँ तक, EN/Rn तक। अपोन में क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस में क्या हो जाएगा R, क्योंकि ये तो इन सब के साथ में कैसा जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ से अगर मैं किन्हीं दो सेल के लिए देखूँ तो ये कितना हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये मान मिलेगा हमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, E के लिए। E इक्विवेलेंट का मान हमें सिर्फ इतना मिल जाएगा, ये E का मान होगा। R की अगर बात करूं, R इक्विवेलेंट तुल्य कितना होगा, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार। तो अगर धारा का मान याद करना है तो वो हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल R। यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर सेल उल्टा जोड़ दिया हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अगर किन्हीं n समान सेलों को जोड़ दूँ, n समान सेलों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ से देखिए E इक्विवेलेंट याद करता हूँ पहले, ये E सारे जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा NE/Rn और अपोन में कितना हो जाएगा कि सभी मानों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये R हो जाएगा अपोन में। और ये सभी मान अगर जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा R/n, n/R। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो n से R कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी E इक्विवेलेंट अभी भी कितना आएगा, E ही रहेगा। यानी कि अगर समान विद्युत वाहक बलों के सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य जो विद्युत वाहक बल होगा वो किसी एक सेल के बराबर होगा। और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/n। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा, जो I है वो हो जाएगा E/R प्लस R/n। इतना धारा हमें मिल जाएगी कब, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति की, तो ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति की हम बात कर लेते हैं। विद्युत शक्ति पावर की, तो देखिए ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है कार्य से, W से। अच्छा, अगर आवेश है और वो किसी कार्य को किया जाता है तो वो हमें क्या देता है, विभव देता है। यानी W बराबर कितना हो गया, Q इंटू V। अच्छा, Q का मान कितना होता है हम जानते हैं, I इज कुछ होता है Q/T। यहाँ से Q का मान कितना हो गया, I इंटू टी। अगर मैं यहाँ पे मान रख दूँ तो W इज कुछ कितना हो गया, I इंटू V इंटू टी या फिर VIT। किसी भी t समय पर धारा द्वारा और विभवांतर द्वारा जो कार्य होगा वो हमें इतना मिल जाता है, W इज कुछ टू VI इंटू टी, और इसका मात्रक कितना होगा, जूल हो जाएगा। ये कार्य है ना। और यहाँ से अगर मैं इनके मान रखना चाहूँ तो W बराबर V बराबर क्या होता है, I स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। और I बराबर क्या होता है, I बराबर हो जाएगा V बराबर IR, तो I बराबर V बट्टा R, यानी W बराबर V स्क्वायर बट्टे R इंटू टी। ये तीन मान यहाँ पे हमें किसके मिल जाते हैं, विद्युत ऊर्जा के मान मिल जाते हैं। अगर हमें वोल्टेज पता है, प्रतिरोध पता है तो मान ज्ञात कर लेंगे कितने समय के लिए, और धारा अगर पता है तो R पता है तो यहाँ से मान निकालेंगे, धारा और वोल्टेज पता है तो यहाँ से हम उसकी विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात करते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय, यानी पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/T। और यहाँ से P का मान कितना हो जाएगा, V इंटू आई फर्स्ट, या फिर P बराबर I स्क्वायर इंटू R, या फिर P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर हम ज्ञात कर सकते हैं। पावर का मात्रा कितना होता है, वोट होता है। और एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वोट होते हैं। यूनिट अगर जूल की भी बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये भी किसकी, ऊर्जा की ही इकाई है। और यहाँ से भी हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, हम एक घरेलू यूनिट जो होती है यूनिट, उसे हम कहते हैं 1 किलो वाट इंटू आवर।
1 किलोवाट का अगर पावर यूज़ हुआ है 1 घंटे के लिए तो वो कितनी होती है, 1 यूनिट हो जाती है। यहाँ से अगर मैं इसका मान देखूँ तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 × 60 सेकेंड × 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा जूल, यानी कि 1 यूनिट में हो जाएगा 36 × 10⁵ या फिर 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा कंज्यूम होती है। यहाँ से हम इसका मान याद कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो P अगर यहाँ से V²/R देखें, वोल्टेज का मान अगर मैं हल्का सा बढ़ाऊँ तो पावर का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। R को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो प्रतिरोध, लेकिन अगर प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होगा और मुझे पावर उतनी रखनी है तो मुझे वोल्टेज के मान को क्या करना होगा, और बढ़ाना होगा, है ना। अब देखिए तार, जैसे अगर मैं यहाँ से एक संबंध दर्शाऊँ और वो संबंध हमें कुछ इस प्रकार मिलता है कि P = V²/R है, ठीक है। पावर हमने जनरेट की है, कुछ पावर से हमें R मिल रहा है। अगर हमें बहुत दूर तक लेके जाना है वायर्स को तो R जो L है वो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होगा तो वोल्टेज का मान हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी पावर जो है वो उतनी की उतनी मिलेगी, वरना इसका पावर तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई अगर R बढ़ेगा और वोल्टेज हम उतना ही रख रहे हैं तो पावर का मान क्या हो गया, कम हो गया, पावर कम पहुंचेगी घरों में। इसलिए विद्युत संचरण उच्च वोल्टता पर होता है। जूल का तापन नियम क्या कहता है, H = होता है I²R × T, यानी किसी प्रतिरोध में जितनी धारा बहेगी उतनी ही उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, उष्मा होती है, जो कि हमें W से कार्य मिल जाता है। यानी कि ये कार्य किसके कारण हुआ है, प्रतिरोध के कारण हुआ है। कितने समय में कितना प्रतिरोध चलेगा उतनी ही कार्य होगा और वही कार्य उसके अंदर उष्मा के रूप में आएगा। इसे हम कहते हैं जूल का तापन नियम। तो ये पावर की बात हो गई और विद्युत ऊर्जा की भी बात हमने कर ली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं परिपथ की। परिपथ, अच्छा एक सर्किट क्या होता है। सर्किट में देखिए काफ़ी सारे एलिमेंट है वो जुड़े रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दर्शाता हूँ, यहाँ पर भी मैंने R1 और ये एक और प्रतिरोध रख दिया है R2। यहाँ पे संधारित्र जुड़ा है C1, ये C2 और यहाँ पे एक कैपेस जो कुंडली है वो जुड़ी हुई है और ये बैटरी है E1 और ये E2, सेल जुड़े हैं प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। ये इस प्रकार का एक सर्किट है, इसे हम परिपथ कहते हैं। इस परिपथ का ये जो टोटल है एक बंद शाखाएं है उसे हम कहते हैं लूप। अच्छा यहाँ जहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट जो सर्किट है जो सोर्स है वो जुड़े हुए हैं उन्हें हम कहते हैं संधि। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक ब्रांच है उसे हम कहते हैं शाखा या ब्रांच कहते हैं। यानी यहाँ से अगर धारा निकले तो अगर एक संधि से दूसरी संधि तक एक लगातार धारा बह रही है तो वो एक शाखा है, और एक पूरे बंद शाखाओं का जो ग्रुप है, समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ये लूप फर्स्ट हो गया और ये लूप सेकंड हो गया। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें धारा कितनी आएगी, इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक सर्किट बन जाता है। इन सर्किटों को सोल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, पहला धारा का नियम, दूसरा वोल्टेज का नियम। हमें उन नियमों का पता होना चाहिए, तभी हम इनके बनने वाले सवालों को सोल्व कर लेंगे और उन सवालों को हम अलग अलग वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ रिकॉल करना है, हमें उन चीज़ों को समझना है, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ें आई कहाँ से थी, ताकि कंसेप्चुअल सवाल भी अगर बने तो भी हम वहाँ पे कर सकें। हमें पता होना चाहिए चीज़ें, हमें अभी वो रिवाइज करनी है, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते रहेंगे। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें किरचॉफ के नियमों को, तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, पहला है केवीएल, पहला है केसीएल और दूसरा है केवीएल। केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, धारा का नियम,
दूसरा है KVL जो कि है वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। अच्छा, ये किस संरक्षण पर है? आवेश संरक्षण पर, और ये होता है ऊर्जा संरक्षण पर। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराएं सदैव क्या होती है? बराबर होती है। यदि ये धारा I1 है, ये धारा I2 है और ये धारा I3 है, तो यहाँ पर I1 प्लस I3 हमेशा बराबर होने चाहिए किसके? I2 के। या फिर अगर मैं सभी संधि के अलोंग सभी धाराओं का योग करूं तो सिग्मा I हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। केवीएल क्या कहता है कि किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद पास के लिए, बंद पास के लिए वोल्टताओं का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक सेल है, एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ है और इस प्रकार मैंने जोड़ दिया। इसका मान E है और ये R1 है, ये R2 है और यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है। हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक लूप की दिशा मानेंगे। हमने ये लूप की दिशा ले ली तो हम यहाँ प्लस से माइनस यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से जब हम जाते हैं तो E के लिए ये दिशा क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस E। और I और R अगर दोनों साथ है तो वो कितना हो जाएगा? माइनस IR1। धारा और अगर इसके साथ है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो धारा इधर जाएगी तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस IR2। भाई हमने धारा उल्टी दर्शा दी ना, यहाँ पे ये धारा यहाँ होगी और पॉजिटिव से नेगेटिव, ये धारा यहाँ होगी। तो धारा और दोनों विपरीत दिशा में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर धारा और लूप की दिशा विपरीत है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2। कुल निर्गत वोल्टता और कुल कंज्यूम की गई वोल्टता दोनों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऊर्जा के संरक्षण के नियम को दर्शाता है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। चिन्ह परिपाठी बस हमें याद रखनी होगी। चिन्ह परिपाठी को तुम इस प्रकार याद रख सकते हो एक बार में कि पहले तो हमने लूप की दिशा ली है। मैं लूप की दिशा यहाँ लेता हूँ, ये है लूप। अगर बैटरी इस प्रकार जुड़ी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और लूप यहाँ से जा रहा है तो E का मान क्या रहेगा? नेगेटिव। और अगर लूप की दिशा इधर है तो इसके लिए E का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर प्रतिरोध जुड़ा है और धारा इसमें इस प्रकार बह रही है I, तो तुम अगर धारा की दिशा में लूप लेते हो तो इसका मान क्या होगा? माइनस IR। और अगर तुम लूप विपरीत दिशा में लेते हो तब इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस IR। इस प्रकार हमें जितने भी मान है उन सब मानों को क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होता है और किरचॉफ वोल्टेज नियम को लागू करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अनुप्रयोग की, नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ के नियम का अगर हम पालन करते हुए एक ऐसा सर्किट बनाए जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। और व्हीटस्टोन सेतु अगर काफ़ी जटिल परिपथ बन जाए और हमारे सामने कुछ इस प्रकार का परिपथ हो जिसमें एक धारामापी जुड़ा हो, अब मैं सभी कुंजीज़ को क्या करता हूँ? ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से धारा बहनी स्टार्ट होगी। कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा हम कहते हैं इसमें, कुछ धारा इसमें जाएगी। यहाँ जाने वाली धारा IG कहलाएगी। इसे मैं कह देता हूँ I1। तो ये कितनी हो जाएगी? I माइनस I1। अगर टोटल धारा I है तो यहाँ से धारा कितनी हो जाएगी? I1 माइनस IG। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कितनी हो जाएगी? धारा I माइनस I1 प्लस IG। और टोटल बाहर कितनी आएगी? धारा IG आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से कि अगर ये प्रतिरोध, इसका मान मैं कहता हूँ P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है? S है। 4 प्रतिरोध है। किरचॉफ ने क्या कहा था कि अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ नियम लगाता हूँ तो इस परिपथ में जो वोल्टता है, इस परिपथ के पास की जो वोल्टता है और टोटल वोल्टता है, उन सब का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसके लिए अगर प्रतिरोध का मान कुछ इस प्रकार हो, P/Q = R/S, ये एक कंडीशन मैच हो रही हो। अगर हमें सवाल दे रखा हो, इस प्रकार का परिपथ बना और सवाल दे दिया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रतिरोधों का अनुपात देखेंगे कि क्या बराबर है या नहीं है। अगर अनुपात इस प्रकार है P/Q R/S, या फिर या फिर यहाँ से हम कह सकते हैं P/S = Q/R, या फिर P/R = Q/S, तब भी
ये संतुलित अवस्था में कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन की संतुलन की अवस्था। और इस अवस्था में इसके अंदर धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस ब्रांच में धारा नहीं जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं VA कहूँ और ये VB हो जाए तो VA बराबर क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। इसलिए इसके बीच में धारा नहीं बहेगी। यानी यहाँ पर अगर एक प्रतिरोध जुड़ा हो तो इस प्रतिरोध में धारा बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये व्हीटस्टोन की संतुलन अवस्था कहलाती है। उसके लिए शर्त क्या है, P/Q=R/S या फिर P/R=Q/S। इन दोनों के अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कुछ मान इस प्रकार दे देता हूँ कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, यहाँ है 10 ओम और मैंने इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। मैं सवाल पूछूं कि 10 ओम से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, ये सवाल है। तो तुम क्या करोगे, किरचॉफ का नियम लगोगे इस लूप के लिए, फिर इस लूप के लिए, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, काफ़ी सारी इक्वेशंस बनेगी, तब जाके नहीं होगा। तुम देखो इन दोनों का अनुपात 2/1 बराबर, इन दोनों का अनुपात होना चाहिए 4/2 यानी कि 2:1। ये दोनों मान बराबर है, अनुपात बराबर है। इसका अर्थ ये है कि ये विभव क्या है, बराबर है। ये विभव बराबर, इसके अंदर बहने वाली धारा का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 10 ओम का मान क्या हो जाएगा, 10 ओम से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, 0। अगर इस प्रतिरोध से धारा 0 है, देखिए व्हीटस्टोन संतुलन का मान इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, यहां से धारा 0, तो क्यों ना मैं इसे हटा ही दूं। क्या इसके अंदर से धारा जा रही है क्या, नहीं, तो इसका कोई प्रतिरोध होगा क्या, बिना धारा के प्रतिरोध किस चीज का। यानी यहां से अब क्या हो जाएगा, मैं तुल्य प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकता हूं और इस तुल्य प्रतिरोध का मान मुझे कितना मिल जाएगा, वो दोनों श्रेणी क्रम में है तो 4 + 2 यानी कि 6 ओम है, और ये दोनों श्रेणी क्रम में यानी 2 + 1 यानी कि 3 ओम, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 1/6 यानी 6, 2 + 1 यानी कि 3/6 यानी कि 2 ओम इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। यानी जटिल परिपथों को हल करने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशंस देखते हैं। अगर ये शामिल हो जाती है तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई ब्रांच को हटा देना होगा। अगर मैं इस G को इसकी जगह और इसे इसकी जगह रखूंगा तब भी क्या व्हीटस्टोन सेतु रहेगा, बिल्कुल ये कार्यरत रहेगा। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को इसकी जगह और इसकी जगह यहाँ पर रख दूँ, यानी कि इसको उल्टा कर दूँ मैं, यानी कि यहाँ सिरे की जगह यहाँ लगा देता हूँ, तब भी ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में रहेगा और P/Q=R/S ही रहेगा। तो ये आपकी यूनिट सेकंड थी जिसमें हमने विद्युत धारा से जुड़ी सारी बातें कर ली है, एक बार के लिए रिवाइज कर लिया है। हमने क्लास 12 में इन्हें खूब डिटेल से पढ़ा है, इनके डेरिवेशंस किए थे, खूब सारी चीज़ें देखी थी। हमें अभी रिकॉल करना है बातों को, किस प्रकार से ये कंसेप्ट आते हैं, उन सब चीज़ों को देखना था। अगर कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और इनसे जुड़े सवाल को हम प्रैक्टिस को अलग सेपरेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारा मेन टारगेट है CUT में सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर रखना ताकि अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो हमें कंसेप्ट को याद रखना है, उन बातों को याद रखना है जो मैंने तुम्हें बताई है, और उन बातों को याद रखते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा ताकि वो कंसेप्ट हमें आगे के लिए भी क्या रहे, याद रहे। तो आई होप आपको सब समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।